गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों सेट्स 11th क्लास का हमारा पहला चैप्टर है। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी, तो इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से करना है तो आप पूरी की पूरी वीडियो एक साथ मत देखना। पहले 10-15 मिनट का हिस्सा देखो, फिर उससे से अच्छे से समझो, फिर आगे चलो। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस चैप्टर से हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, 6 मार्क्स का लगभग ज़रूर आता है। और वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। सिर्फ इस चैप्टर की नहीं बच्चों, पूरे 11th क्लास की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट मस्ट है। 11th क्लास में आप बिना कॉन्सेप्ट के आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों। 11th क्लास का मैथ 10th क्लास से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप बिना समझे चीज़ों को नहीं कर सकते। तो 11th क्लास में आपको समझने की आदत डालनी पड़ेगी, चीज़ों को रटने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेट्स। तो चलिए बच्चों देखते हैं सेट क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन को डिटेल में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कलेक्शन क्या होता है और वेल डिफाइन क्या होता है। इन दो वर्ड को अच्छे से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कलेक्शन प्यारे बच्चों, कलेक्शन किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, चाहे वो नंबर का ग्रुप हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट का ग्रुप हो, चाहे वो बुक्स का ग्रुप हो, चाहे मार्कर का ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का ग्रुप कलेक्शन होता है। लेकिन अब ये वर्ड समझना वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या होता है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम कलेक्शन के कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे और कुछ बच्चों से उनकी राय जानेंगे कि उन कलेक्शन के रिगार्डिंग वो क्या राय रखते हैं या उनका क्या आंसर होता है। उसके बाद मैं आपको वर्ड समझाऊँगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। चलिए बात करते हैं 5 एग्जाम्पल की और 3 बच्चों से। और 3 बच्चे हम मान लेते हैं बच्चों। एक हमने ले लिया मोहित। तो बच्चों कलेक्शन हमने समझ लिया, किसी भी चीज़ का ग्रुप कलेक्शन होता है। अब हम वर्ड समझने जा रहे हैं वेल डिफाइंड। उससे पहले मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। हमने बच्चों यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन लिए हैं और इन 3 बच्चों से हम उनके जवाब पूछेंगे और उन जवाब के बिहाफ पे हम ये बताएंगे आपको कि वेल डिफाइन क्या होता है। अब बच्चों मोहित से पूछा गया बच्चों कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो वही तो वोवल्स का जवाब देगा ए। रोहित से भी वोवल्स पूछे जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो मुझे बताओ बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में इन तीनों में से किसी का भी ओपिनियन अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो इसमें से किसी एक अल्फ़ाबेट को हटा के उसकी जगह दूसरा अल्फ़ाबेट ला सकता है? नहीं ला सकता। अगर आपसे उनसे वोवल्स पूछे जाएंगे तो यही वोवल्स होंगे। हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ इन 5 वोवल्स में से 5 अल्फ़ाबेट में से कोई एक भी अल्फ़ाबेट चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। अगर उनसे पूछा जाए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का जब जवाब उनसे मांगा जाएगा बच्चों 1 2 3 4 सोन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सोन। अब यहाँ पे भी आप बताओ बच्चों क्या वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इन तीनों में से 1/2 ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग या नेचुरल नंबर को चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो इसमें अगर मोहित की राय पूछी जाए तो मे भी नाम ले सकता है सचिन तेंदुलकर, ठीक है बच्चों, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, MS धोनी, ठीक है बच्चों, या युवराज सिंह। लेकिन यही सवाल जब रोहित से पूछा जाए तो ज़रूरी थोड़ी ना वो यही 5 नाम लेगा। उसकी पसंद में भी ये हो सकती है
वो पोंटिंग को पसंद कर सकता है, रिकी पोंटिंग, समझ पा रहे हो बच्चों। वो केन विलियमसन को पसंद कर सकता है, मे बी वो वीरेंद्र सहवाग को भी पसंद करता हो, मे बी वो युवराज सिंह को भी पसंद करता हो, मे बी सचिन तेंदुलकर। अब यही राय राम से पूछी जाए कि भैया आपके अकॉर्डिंग 5 बेस्ट बैट्समैन कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो 5 बैट्समैन में किसी और का भी नाम ऐड कर सकता है। वो कह सकता है डेविड वार्नर का अच्छा बैट्समैन है, विराट कोहली भी एक अच्छा बैट्समैन है, मे बी वो कह सकता है बाबर आजम, ठीक है बच्चों, मे बी युवराज एंड मे बी सचिन तेंदुलकर। तो अब आप अगर इस क्वेश्चन में देखो प्यारे बच्चों, तो इन तीनों का जो जवाब आया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अलग अलग है, चेंजेस है उनमें। उनको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो किसी को भी ऐड कर सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं। यहाँ इस कलेक्शन को बनाने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेस्ट कोई पैरामीटर ही नहीं होता। आप किसको अकॉर्डिंग बेस्ट किस अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। तो इस कलेक्शन को अगर आप देखोगे तो इस कलेक्शन में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं पर्सन टू पर्सन थिंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब आते 3 बेस्ट एक्टर के सवाल के ऊपर। तो उनसे पूछा जाए तो सबसे पहले जब मोहित से पूछा गया, मे बी वो नाम ले सकता है सलमान खान का सबसे पहले, उसके बाद वो आमिर खान कह सकता है, ठीक है, उसके बाद वो अक्षय कुमार कह सकता है, समझ पा रहे हो। लेकिन यही बात जब रोहित से पूछी जाए तो उसकी चॉइस में मे बी अक्षय कुमार पहले आता हो, फिर वो कह सकता है इरफान खान, ठीक है, वो ये भी कह सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यही सवाल जब राम से पूछा जाए तो वो अपना जवाब कुछ इस तरीके से दे सकता है सलमान खान, मे बी सैफ अली खान, समझ गए, मे बी रणबीर कपूर। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी आप देखोगे बच्चों तो इनकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग इन कलेक्शन में इस ग्रुप में चेंजेस हो सकते हैं। कोई एक्टर किसी को बेस्ट लगता, कोई एक्टर किसी को बेस्ट नहीं लगता, तो इस ग्रुप में इस कलेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। तो अब समझते हैं बच्चों वेल डिफाइन क्या होता है। अगर आप पहले 2 एग्जाम्पल की बात करो बच्चों, तो इन एग्जाम्पल में जो आंसर आया इन तीनों की पर्सनल चॉइस इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। इन तीनों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हटाया या लगाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके के सेट को हम कहते हैं, इस तरीके के कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइन, समझ पा रहे हो बच्चों। लेकिन जब अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को हटाया जा सकता है और किसी भी चीज़ को ऐड किया जा सकता है। ये जो कलेक्शन है वो यूनिवर्सल नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ऐसे जो सेट होते हैं, ऐसे जो कलेक्शन होते हैं वो वेल डिफाइन नहीं होते, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो अब अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, क्या, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट क्या एक कलेक्शन तो है लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि क्या हो, वेल डिफाइन हो, समझ पा रहे हो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सेट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सेट को लिखा कैसे जाता है या सेट के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट। तो किसी भी सेट को बच्चों हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं, जो अंदर नंबर लिखे वो सेपरेट होंगे कोमा से, और यहाँ पे ये जो पूरा के पूरे नंबर हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होंगे, यानी कि ये जो नंबर है सेपरेटेड बाय कोमा और एनक्लोज विद इन ब्रेसेस। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सेट को लिखने की, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब ये जो नंबर लिखे गए हैं बच्चों सेट के अंदर, या कोई भी चीज़ जो सेट के अंदर लिखी जाती है उससे हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब एक और छोटी सी बात, अब मान लो ये जो 1 है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, 1 सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट, और इसको मुझे मैथमेटिकली बताना हो कि 1 सेट ए का ही एलिमेंट है, सेट बी का नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा। उसके लिए बच्चों हमें एक सिंबल पढ़ना है, एप्सिलॉन। प्यारे बच्चों ये ग्रीक लेटर है और इसका यहाँ पे हमारे लिए मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है, बिलोंग्स टू, मतलब जैसे मैं अभी कह रहा था 1 सेट ए का एलिमेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरीके से 2 सेट ए का एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ
क्या जीरो सेट ए का एलिमेंट है? नहीं। तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करोगे बच्चों? इस तरीके से एप्सिलॉन क्रॉस, और इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब होगा प्यारे बच्चों? नॉट बिलोंग्स टू। तो इससे हम मैथमेटिकली ये बता पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो इस सेट का है या नहीं है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे एप्सिलॉन, उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और नहीं है तो ये सिंबल यूज करेंगे जिसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं सेट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहला है एलिमेंट डू नॉट रिपीट। इसका मतलब है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। हम ले लेते हैं एक स्कूल वर्ड है और हमें क्या चाहिए? एक सेट चाहिए। हमें एक सेट चाहिए जो स्कूल अल्फ़ाबेट से बना है। तो ये सेट क्या है हमारा? स्कूल अल्फ़ाबेट के लेटर से। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ डबल ओ था लेकिन हमने कितनी बार लिखा? एक बार। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, चाहे 50 बार आ रहा हो, आप कितनी बार लिखोगे? एक बार। तो आ जाओ बच्चों दूसरे पॉइंट में। इसमें क्या लिखा? ऑर्डर डू नॉट मैटर। ऑर्डर डू नॉट मैटर का मतलब है बच्चों, ऊपर जो आपने सेट बनाया है उस सेट के अंदर अगर मैं एस के बाद सी की जगह पहले एच लिख देता, फिर उसके बाद सी लिख देता, फिर एल लिख देता, फिर ओ लिख देता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेट ए ही रहता है। यानी कि मैं एलिमेंट को आगे पीछे कर सकता हूँ, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई दिक्कत? चले आगे। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ जो आप सेट का नाम लिख रहे हो, ये जो भी लिखो आप हमेशा क्या यूज करोगे? एक कैपिटल लेटर। मान लो आप कोई भी सेट लिख रहे हो 1 2 3 और इस सेट का कोई नाम देना चाहते हो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। आ जाओ बच्चों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है एलिमेंट जो है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होंगे? स्मॉल लेटर। मतलब मान लो कि आपको लेट करना है ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि कोई स्मॉल आप एलिमेंट लेट कर रहे हो तो उसके लिए जो आप अल्फ़ाबेट यूज करोगे वो हमेशा कौन सा अल्फ़ाबेट यूज करोगे? स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज करोगे। ये मतलब नहीं है कि सेट के अंदर हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट आएंगे, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब भी आप किसी एलिमेंट को लेट करोगे तो वो हमेशा क्या लेट करोगे? स्मॉल। तो आ जाओ बच्चों पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट ये कहता है बच्चों, किसी भी सेट के अंदर अगर कोई दूसरा सेट आ जाए, किसी भी सेट के अंदर अगर कोई दूसरा सेट आ जाए तो ये सेट नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? किसी भी सेट के अंदर अगर कोई दूसरा सेट आ जाए तो ये कंप्लीट अब 1, 2 एक सेट नहीं है, ये क्या बन गया? एक एलिमेंट। तो ये थे कुछ सेट के बारे में बेसिक पॉइंट। चले आगे बच्चों। तो अब आ जाओ बच्चों, ये हमारे कुछ वेल नोन सेट है, जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है बच्चों उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का जो सेट होता है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का जो सेट है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन सेट के बच्चों स्टैंडर्ड नेम है। जैसे मैंने कहा था सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, तो नेचुरल नंबर का सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? एन से। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट किससे रिप्रेजेंट होगा? सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं है, इस साल आपका 5वां चैप्टर है तो वहाँ आप पढ़ोगे। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया सेट क्या होता है और सेट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट और ये कुछ वेल नोन सेट। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को लिखते कैसे और उसे लिखने का क्या क्या तरीका है। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब है सेट को रिप्रेजेंट यानी कि लिखते कैसे है। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म एक होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म। क्यों कहते हैं थोड़ी देर बताऊंगा। इसको हम नॉन टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? मान लो हमें एक नेचुरल नंबर का सेट लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे एन। मान लो मुझे नेचुरल नंबर लिखना, मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से।
तो रोस्टर फॉर्म में बच्चों हम हर एक एलिमेंट लिखते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट, इस तरीके से 1 2 3 इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और किसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम इसी को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इन सभी की वर्ड की फॉर्म में, ताकि हर एक एलिमेंट हमें अलग अलग ना लिखना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दिया एक्स। एक्स क्या है बच्चों, एक कोई भी एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इस एन सेट का। यहाँ पे जो सिंबल लगाया है बच्चों, इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है, सच दैट, यानी कि एक्स इज सच दैट। अब आप एक्स आगे जो भी लिखोगे वो एक्स के बारे में बता रहे हो कि एक्स है क्या, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ पे आपने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को लिखा और वहाँ पे आपने इन इंडिविजुअल एलिमेंट की क्या बता दी, प्रॉपर्टी बता दी। उसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत? तो अब आ जाओ बच्चों हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट। सेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, जिसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो क्या होता है एम्प्टी सेट, द सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से छोटा है, तो क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे सेट क्या होंगे, एम्प्टी सेट। या नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए बॉयज़ स्कूल, तो बॉयज़ स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 0। या एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 3 से बड़ा हो 4 से छोटा, नेचुरल नंबर। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट के। ठीक है बच्चों, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे नेचुरल नंबर की n है, इंटीजर की z है, इसी तरीके से एम्प्टी सेट को हम क्या यूज करते हैं, 5 या फिर खाली ब्रैकेट। ध्यान रहे इन ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली ब्रैकेट। कई बच्चे जाने या अनजाने में ये लिख देते हैं, तो बच्चों ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। या तो आप 5 लिखोगे, 5 एक ग्रीक लेटर है और या इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है किसकी, एम्प्टी सेट की। या फिर आप खाली ब्रैकेट लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है, याद करो जब मैंने सेट के बेसिक पॉइंट लिखवाए थे तो मैंने लिखवाया था सेट के अंदर अगर कोई दूसरा सेट आ जाता है तो क्या बन जाता है, एलिमेंट। तो बच्चों ये एलिमेंट है, तो यानी कि एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट है। और हमने क्या डेफिनेशन बताई कि द सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। लेकिन इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। कोई दिक्कत? चले आगे। फिर आता है बच्चों सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट वो होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक, यानी कि खाली 1। कितना एलिमेंट है, एक। 1 का मतलब 1 ही नहीं, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये यहाँ पे भी इसके अंदर कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट। यानी कि ऐसे सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। फिर आता है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है बच्चों जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको आप काउंट कर सको, कोई भी नेचुरल नंबर असाइन कर सको हर एक एलिमेंट को, 1 2 3 4। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने कोई एक सेट ले लिया 1 2 3 4, यानी कि हर एक एलिमेंट को मैं क्या कर सकूं, काउंट। लेकिन अगर मैं ये सेट लूं अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, इसका मतलब डॉट डॉट, यानी कि ये सेट कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे आप हर एक एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता पाओगे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। और ये तब होता है जब वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो जाए, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ऐसे सेट जो काउंटेबल, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं।
कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एन ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मतलब जैसे अगर मैं इस सेट ए की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? 4। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो एन ए कितना आ जाएगा? 4। तो किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या होता है? कार्डिनल नंबर, या उसे कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? फाइनाइट सेट। फिर आता है बच्चों इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, या ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर हो ही ना, जिसका सेट का हम कार्डिनल नंबर ही ना बता पाए, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। मतलब ये नेचुरल नंबर सारे के सारे। और आपको पता है हर एक नेचुरल नंबर काउंट नहीं किया जा सकता कि टोटल कितने नेचुरल नंबर होते हैं, इसीलिए ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? चले आगे। फिर आता है बच्चों इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं, या ऐसे दो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? सेम। अगर मैं बात करूँ सेट ए और सेट बी, अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। सेट बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है? 3। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? एन ए इक्वल्स टू एन बी बराबर है 3। यानी कि ये कौन से सेट है बच्चों? इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे हमें एलिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता कौन से हैं, काउंटिंग से फ़र्क पड़ता है। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो सेट बी के अंदर भी कितने होने चाहिए? 3 एलिमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? यानी कि बच्चों का सेट ए में 3 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, साथ साथ वो एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। यानी कि अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ ए 1 2 3 और एक सेट ले रहा हूँ बी, तो यहाँ पे देखो बच्चों सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। सेट बी में भी कितने हैं? 3। ये काउंटिंग तो बराबर होगी, साथ में एलिमेंट भी देखने हैं। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें 2 है, उसमें भी 2 है। इसमें 3 है, उसमें भी 3 है। तो आप कह सकते हो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। समझ पा रहे हो बच्चों? काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए और वो एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इस एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो 1 इसमें है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन जो 8 एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट अलग हो जाता है प्यारे बच्चों तो वो सेट इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे आप? सेट सी इज़ नॉट इक्वल टू सेट डी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? समझ गए इक्वल सेट? तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। ये था हमारे सेट चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। थैंक यू।